बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है शिखर करियर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस वीडियो लेक्चर सीरीज। ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं और इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारे यूनिट्स हैं। इसमें जो सबसे पहला यूनिट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट है, इसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, जिसपे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले चैप्टर्स में भी होंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग मोल के डेफिनेशन पे आएंगे और फिर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। एटॉमिक मास सबसे पहला बेसिक टर्म है और एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक जो साइंस के दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन होते हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। जब भी आपने साइंस पढ़ना शुरू किया होगा तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिक डेफिनेशन को जरूर याद किया होगा और समझा होगा। फिर भी मैं वो बेसिक डेफिनेशन दोहरा देता हूं। आपने पढ़ा होगा पहले कि एटम्स किसी भी एलिमेंट के फंडामेंटल यूनिट होते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट है उसे एटम कहते हैं और वो किसी भी एलिमेंट का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है वो एटम शो करता है। दूसरा डेफिनेशन है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के फंडामेंटल यूनिट होते हैं और सारे कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स इनहेरिट करता है। कहने का मतलब कि किसी भी कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूल्स द्वारा शो किए जाएंगे। ये दो बेसिक टर्म्स थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग आते हैं पहले बेसिक टर्म पे, जो कि एटॉमिक मास। फिजिक्स में भले मास और वेट अलग अलग टर्म होता है, पर केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट टर्म्स बार बार एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एटॉमिक मास का दूसरा नाम एटॉमिक वेट है और एटॉमिक वेट इसी का तीसरा नाम रिलेटिव एटॉमिक मास। आज के बाद से आप साइंस का एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जहां पे भी रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल होता है वहां पे कोई ना कोई रेफरेंस जरूर देते हैं। रिलेटिव वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग रेफरेंस का। अब रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में जानते हैं। मैं एक बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, जिससे तुम लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाए। हम लोग किसी भी स्टेशन पे जाते हैं या कभी भी किसी पहाड़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो देखते हैं हमेशा लिखा होता है पटना इतना मीटर अबव सी लेवल, या शिमला इतना मीटर अबव सी लेवल। वो सी लेवल का मतलब क्या है? सी लेवल का मतलब है कि हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पे सी लेवल लिया है। मतलब सी लेवल की ऊंचाई 0 है और उसके ऊपर जो भी चीज रहेगा उसकी ऊंचाई उसी हिसाब से हम लोग नापेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि ये रेफरेंस हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक मास में कैसे लेते हैं। जब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था उस समय जो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था। तो साइंटिस्ट ने H को रेफरेंस के तौर पे लिया, पर बाद में फाइनली अभी जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री और अभी जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फाइनली अभी प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने C12 आइसोटोप को रेफरेंस लिया है। अब ये C12 आइसोटोप क्या है? आइसोटोप का बेसिक डेफिनेशन आप सभी बच्चे जानते हो। आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C4। अब सवाल उठता है कि हम लोगों ने C12 को ही क्यों रेफरेंस किया? तो मैंने याद करने के लिए 2 पॉइंट्स को ले रखा है कीप इन माइंड। पहला पॉइंट कि हम लोग C12 आइसोटोप को रेफरेंस में इसलिए लेते हैं क्योंकि जब C12 आइसोटोप को रेफरेंस लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लगभग होल नंबर होता है। एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं मैं सारे बच्चों से, कौन सा डाटा याद करना लिखना ज्यादा आसान है? 12, 13, 14 या फिर 12.223A, 13.336?
आपका जवाब हमेशा होगा कि 12, 13, 14 लिखना आसान। तो C12 आइसोटोप को रेफरेंस लेने पे यह फायदा आता है कि मैक्सिमम या ज्यादातर या ऑलमोस्ट सारे केसेस में एटम्स का मासेस होल नंबर आता है। कितने केसेस में होल नंबर एग्जैक्टली आता है और कई जगह नियरली होल नंबर आता है, जैसे 15.998, इसको 16 लिखना आसान। अब दूसरा सवाल उठता है कि हमें तो पता है कि C12 के 3 आइसोटोप है, मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप है, जिसमें एक C12 है, C13 है और C14 है। उसमें भी हम लोगों ने C12 को ही क्यों लिया? तो अब उसके पीछे रीजन है कि C12 आइसोटोप को रेफरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि इन तीनों आइसोटोप में ये C12 सबसे ज्यादा स्टेबल है और नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां लिखा हुआ है बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट आइसोटोप। अबंडेंट कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाए नेचर में। इन तीनों आइसोटोप्स में C12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये तो रहा बेसिक की रेफरेंस कैसे लेते हैं और किसको लिया और क्यों लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक बेसिक सा मैथ्स का डिवीजन का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये चीज समझते हैं तो ये बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। बच्चों इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें, 12 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 4 आता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 12 है ये 3 से 4 गुना बड़ा है। ऐसा कह सकते हैं कि ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से इतने टाइम्स बड़ा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरेटर की जगह मास है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, डिनोमिनेटर की जगह 1/12 इनटू मास ऑफ 1C12 आइसोटोप है और इस 4 के जगह एटॉमिक मास है। अब यहां पर तो नंबर्स थे, यहां पे मास की बात हो रही है, तो बड़ा छोटा बोलना सही नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग हेवी और लाइटर बोलेंगे कि कौन भारी है और कौन हल्का है। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इतने टाइम्स बड़ा है, तो बोलेंगे ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से इतने टाइम्स हेवी है। अब न्यूमरेटर कौन है? तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम इससे कितने गुना भारी है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का एक एटम C12 आइसोटोप के मास के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी है उसको हम लोग एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। उसी डेफिनेशन को मैंने लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 मास ऑफ 1C12 आइसोटोप। अभी हमने बात की रेफरेंस में C12 आइसोटोप की, तो वो डेफिनेशन में दिख रहा है हमें C12 आइसोटोप। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन हमेशा याद रखना है कि ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम 1C12 आइसोटोप के मास के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एटॉमिक मास की डेफिनेशन समझने के बाद एक छोटा सा टर्म और है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म AMU होता है और यूनिफाइड मास का शॉर्ट फॉर्म U होता है। दोनों एक ही टर्म है। हमने अभी रेफरेंस की बात की थी C12 आइसोटोप और डेफिनेशन याद होगा बच्चों तुम्हें कि डिनोमिनेटर में हम लोग ये पूरा टर्म ले रहे थे 1/12 मास ऑफ 1C12 आइसोटोप। तो 1 AMU या 1 U की वैल्यू होती है 1/12 मास ऑफ 1C12 आइसोटोप।
इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि एटॉमिक मास के डेफिनेशन में डिनोमिनेटर वाले टर्म को 1 AMU बोलते हैं या 1 U बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। इसका मास कितना होता है ये किसी भी बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब इसका 1/12 करते हैं तो ये इतना आता है, तो 1 AMU की वैल्यू हो गई 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, और अगर उसको केजी में लिखते हैं तो यहाँ 10 के पावर -27। हम लोगों को याद रखना है इस वैल्यू को कि 1 AMU या 1 U की वैल्यू होती है 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या लास्ट की इन 3 डिजिट्स को हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और कम से कम इतना तो जरूर याद रखना है हर एक बच्चे को कि 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अब हम लोग समझेंगे कि वो जो डेफिनेशन था कि कोई भी एलिमेंट का एक एटम 1/12 मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप से कितना टाइम्स भारी है, उससे एटॉमिक मास आता है। तो कैसे आता है? सबसे बेसिक सा एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले रहे हैं तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में था कि न्यूमरेटर में लिखते थे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, और डिनोमिनेटर में लिखते थे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि वो कितनी है, 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 था, उसको हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक हाइड्रोजन एटम की मास को हम लोगों ने भी लिख दिया है। ये वैल्यू भी बच्चे को नहीं याद है, कोई परेशानी नहीं है, ये सारे एग्जांपल्स में समझाने के लिए दे रहा हूं। हमने इसको डिवाइड किया तो दिख रहा है इस डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो डिवाइड करने पे ये लगभग 1.008 U आता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग लगभग 1 U ले सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं यही बात कह रहा था कि C12 को रेफरेंस लेने पे फायदा ये है कि नियरली सारे एटॉमिक मासेस होल नंबर आने लगते हैं, या फिर ऐसा होता है कि राउंड ऑफ करने के बाद वो आराम से होल नंबर बन जाए। तो एक बड़ा शॉर्ट फॉर्म है, एक बड़ा छोटा सा तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं सबका एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे। कोई भी एटम को जब लिखते हैं तो इसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को जोड़कर आता है। तो सीधा याद रखना है कि किसी भी एटम के केस में ये जो मास नंबर है इसके साथ U लगा देंगे, वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद लगभग ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U आता है, नाइट्रोजन का इसी तरह 14 होता है तो 14 U, कैल्शियम का 40 होता है तो 40। अब सारे बच्चों के लिए एक टास्क है, घर बैठे बैठे ही आप सबको 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद रखना है, और सब में U लगा करके उनका एटॉमिक मास फाइंड करिएगा। ये आपके लिए घर बैठे बैठे एक टास्क है, और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इन सब पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक चल रहा होगा, जो मेल आईडी है या जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके इन सब से रिलेटेड बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है एटॉमिक मास के बारे में। जैसे मास वर्ड लग गया तो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि वो मास होगा, पता चल रहा है कितना भारी है, क्या भारी है, 2 kg 4 kg, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ तो ऊपर में भी मास है, नीचे में भी मास है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो इसको रेशियो कहते हैं। तो एटॉमिक मास को मास कहना उतना एप्रोप्रिएट या सही नहीं रहेगा, ज्यादा सही है कि हम लोग कहें कि ये एक रेशियो है या क्या है, रिलेटिव टर्म। तो यहां तक हमने एटॉमिक मास के बारे में जाना कि ये मास नहीं है, एक्चुअली ये एक रेशियो या रिलेटिव टर्म है। उसके बाद एक नया टर्म है छोटा सा, ग्राम एटॉमिक मास। बड़ा बेसिक तरीका है इसको याद रखने का। एटॉमिक मास के आगे ग्राम लग गया, मतलब कि हम लोग यहाँ पे U इस्तेमाल नहीं करके ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम ग्राम एटॉमिक वेट। याद रखना है बच्चों, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, केमिस्ट्री में जहां जहां पे मास टर्म यूज कर रहे हैं उसकी जगह वेट भी इस्तेमाल होगा, तो मतलब उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में कोई और बात होगी।
तो एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम होगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, नाइट्रोजन 14 ग्राम होगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। एक और नया टर्म है एक्चुअल मास। हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी एक एटम कभी ना 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम 16 केजी हो ही नहीं सकता, वो तो काफी एक छोटा सा पार्टिकल है। तो उसका एक्चुअली में कितना मास आएगा वो हम लोग निकालना सीखेंगे एक्चुअल मास में। इसके लिए एक तरीका है कि हमने यहाँ एटॉमिक मास में 16 U लिखा था, अब U के जगह उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब एक्चुअल मास निकालने के लिए हमेशा हम लोग U के जगह U का वैल्यू पुट करेंगे और एक्चुअल मास आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने O16, इसका एटॉमिक मास 16 U होता है, लेकिन हमने U के जगह उसकी वैल्यू पुट की है 1.66056 into 10 के पावर माइनस। तो एक्चुअल मास एक ऑक्सीजन एटम का हो गया 16 into 1.66056 into 10 के पावर माइनस 24। इन सब को समराइज करते हुए मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें हम लोग तीनों मास को निकालते हैं। जैसे हम लोग पोटेशियम लिखते हैं, पोटेशियम 19 और 39, तो एटॉमिक मास लिखने के लिए 39 के आगे U लगा दिया हमने। ग्राम एटॉमिक मास बोला तो U के जगह ग्राम लिख दिए, और जब एक्चुअल मास की बात हुई तो हमने इस U के जगह U की वैल्यू लिखी जो कि कितनी है 1.66056 into 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। हमने कॉन्सेप्ट सीखा एटॉमिक मास का, ग्राम एटॉमिक मास का और एक्चुअल मास का। अब हम लोग सीखेंगे कि जब कभी भी किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स एग्जिस्ट करे उस समय एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक से ज्यादा चीज हो, जैसे कि क्लास में अलग अलग बच्चे अलग अलग मार्क्स लेके आते हैं, तो हम लोग जब पूरे क्लास का जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज कहलाता है। तो उसी तरह जब कभी भी किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स एग्जिस्ट करे तो उस समय हम लोग टर्म यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का दो कॉन्सेप्ट है, एक जब परसेंटेज दिया रहे सवाल में, और दूसरा जब रेशियो दिया रहे। परसेंटेज दिया रहे तो हम लोग किस तरह से सवाल बनाते हैं वो सीखेंगे। एक एग्जांपल लिया है मैंने माना है कि कोई भी एलिमेंट E है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। अगर आइसोटोप्स होते हैं बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है। तो दिख रहा होगा यहां तीनों एटम्स का मैं एटॉमिक नंबर सेम रखा है जो कि Z है, लेकिन तीनों का मास डिफरेंट है। एक का A1 है, एक का A2 है और एक का A3 है। अब ये कॉन्सेप्ट है कि जब परसेंटेज दिया होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज कहने का मतलब जब दिया रहे कि कौन सा आइसोटोप का कितना परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है, मतलब नेचर में कौन कितना ज्यादा पाया जाता है। हमेशा याद रखना है कि सारे आइसोटोप्स के परसेंटेज का सम हमेशा 100 होगा। परसेंटेज का सम सारे आइसोटोप्स का हमेशा 100 होगा। तो मान लो कि किसी भी सवाल में ये 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का परसेंटेज दिया रहे, एक का P1, एक का P2 और एक का P3। तो उस समय हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बारी बारी से सबका परसेंटेज और एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे P1 A1, P2 A2, P3 A3। जितने आइसोटोप्स हैं, अगर 2 हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 3 बार करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ देना है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला आता है P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3, और डिवाइड कर देना है सबको 100 से। ये सिंबल तुम सब ने देखा होगा, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा कहने का मतलब जोड़ना। तो हम लोगों को दिख रहा है कि बारी बारी से सबका परसेंटेज और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं और डिवाइड करते हैं उसे 100 से। ये कॉन्सेप्ट हो गया जब सवाल में परसेंटेज दिया है। अगर कभी भी सवाल में रेशियो दिया है, जैसे कि फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लेते हैं किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, उनका मास दिया हुआ है, एक का मास m है, एक का मास n है। रेशियो दिया हुआ है, यही रेशियो ऑफ अबंडेंस कहें या रेशियो ऑफ एग्जिस्टेंस कहें, बात एक ही है। अगर रेशियो दिया हुआ है A:B, तब फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कि मास को और रेशियो को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले का मास m इंटू पहले वाले का रेशियो A प्लस
पहले वाले का दूसरे वाले का मास m और दूसरे वाले का रेशियो d, और नीचे में डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। तो दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हम लोग परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम लोग रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर में एक में 100 है और दूसरे में रेशियो का सम। एक एग्जांपल करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे। एक होता है 35 मास वाला क्लोरीन और एक होता है 37 U मास वाला क्लोरीन। इसका परसेंटेज 75% होता है, उसका 25। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ Pa बाई 100। पहले वाले का परसेंटेज 75 है तो 75 इंटू 35, दूसरे वाले का परसेंटेज 25 है तो 25 इंटू 37 बाई में 100। सॉल्व करके ये 35.5 होता है। इस तरह से हम लोग सवाल इन सारे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा, एक परसेंटेज के बेसिस पे और एक रेशियो के बेसिस पे। परसेंटेज वाले पे हमने एग्जांपल देखा, अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे जब रेशियो दिया। इस सवाल में, इस पार्टिकुलर सवाल में एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं जिनके मासेस 48U और 50U है। रेशियो भी दे रखा है सवाल में 2:3। तो हमने सीखा था एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कि बारी बारी से रेशियो और मास को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहां पे हमने वही करा है, 48 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3 पाई में डिनोमिनेटर में हमेशा रेशियो का सम लिखते हैं। रेशियो का सम मतलब 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 49.2। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा एक बेसिक सवाल होता है जो किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया जाता है। जैसा कि ये फॉर्मूला हमें पता था, इसमें वैल्यूज हमें दिए गए और हमने पुट करके आंसर निकाल दिया। पर एक अच्छा सवाल हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट का जस्ट उल्टा होता है। कहने का मतलब है सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास दे दे और परसेंटेज पूछे, या फिर एवरेज एटॉमिक मास दे दे और रेशियो पूछे। तो हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सवाल में दिया है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, O16, O17 एंड O18। O16 90% में है, O17 और O18 का परसेंटेज फाइंड करना है, और एवरेज एटॉमिक मास 16.12 दे रखा है। अब इस सवाल में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें पता है कि तीनों आइसोटोप्स का परसेंटेज हमेशा जोड़कर 100 आता है, 100 आता है। इसका परसेंटेज 90 है तो हम लोग O17 का अपने मन से P मान लेते हैं। अब हमें पता है कि तीनों हमेशा जोड़कर 100 आना है, तो O18 का परसेंटेज 100 में से इन दोनों को घटा कर आएगा, यानी 100 माइनस 90 प्लस P। ये 16 के लिए और ये 17 वाले के लिए। इसको सॉल्व करते हैं तो O18 का परसेंटेज 10 माइनस P परसेंट आता है। अब चूंकि हम लोग के पास तीनों का परसेंटेज पता चल गया, तो इसलिए हम लोग सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको और आंसर निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ Pa बाई 100। एवरेज एटॉमिक मास सवाल में दिया हुआ है 16.12। समेशन Pa का मतलब 90 इंटू 16 प्लस P इंटू 17 प्लस 10 माइनस P इंटू 18 पाई में 100। इसको सॉल्व करके हमें P की वैल्यू 8 मिलती है। इसका मतलब O17 8% है और O18 2% है। इसी तरह और भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इन सब पे। अच्छा, इसके बीच में मैं एक विशेष चीज बताना चाहूंगा, एक सजेशन है बच्चों के लिए। चूंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है तो देखकर तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, लेकिन वो और अच्छे से तब समझ आएगा जब सारे बच्चे इस लेक्चर को देखते देखते इसको अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि लिख कर रिवाइज करना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो मैं सारे बच्चों से ये चाहूंगा कि वो सारे सवालों को लिख करके अपने कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करें। अगला सवाल है, फाइंड रेशियो ऑफ अबंडेंस, जहां पे दो आइसोटोप्स के मासेस 49U और 51U दे रखे हैं, एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। अभी इस सवाल में हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास देकर परसेंटेज पूछा गया था। अब इस सवाल में एवरेज एटॉमिक मास देकर के रेशियो पूछा है। हम अपने मन से रेशियो को मान लेते हैं A:B। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का, कि बारी बारी से मासेस को मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो से और पाई में रेशियो का सम। तो 49 इंटू A प्लस 51 इंटू B, पाई में A प्लस B इज इक्वल टू 50.5।
अब इसको सॉल्व करके हम लोग ए वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे और बी वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे और सॉल्व करके ये रेशियो मिलता है a by b is equal to 1:3। अब इन सब के बेसिस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं वही चाहूंगा कि आप सबके दिमाग में रहे, इसलिए मैंने लिखा भी है कीप इन माइंड कि हमेशा याद रखना है कितने बार ऐसे न्यूमेरिकल्स बिना सॉल्व किए हुए केवल ऑप्शंस देखकर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑप्शंस होता है। हमेशा याद रखना है, जैसे आप देखें यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखा 1:3, मतलब ज्यादा हिस्सा किसका है 51 का है, तो आंसर किसके करीब है 51 के। हमेशा याद रखना है कि जिस भी आइसोटोप का रेशियो ज्यादा हो या परसेंटेज ज्यादा हो, हमेशा आंसर उसी के ज्यादा करीब होगा। जैसा कि इसमें भी आपको दिखेगा O16, O17, O18 सबसे ज्यादा परसेंटेज है O16 का 90, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास 16 के सबसे करीब है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी एक आइसोटोप का परसेंटेज 98, 99 होता है, तो उस समय मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं या एडवाइस करता हूं कि बिना सॉल्व किए हुए जिसका भी परसेंटेज 98, 99 है उसी को एवरेज एटॉमिक मास मानना है। उस समय हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट भी करेंगे तो वो लगभग उसी के बराबर है। जैसा कि मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया है C12, C13, C15। C12 का परसेंटेज 98.892 है, इसका 1.108 और इसका ना के, तो हमें दिख रहा है इसका परसेंटेज लगभग 99 है, इसीलिए सॉल्व करने पर एवरेज एटॉमिक मास 12.011 U आता है, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं 12 U। तो इन सब को समराइज करते हुए कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसका परसेंटेज या जिसका रेशियो ज्यादा एवरेज एटॉमिक मास उसी के सबसे नजदीक। तो बच्चों हमने अभी तक कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स और कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स किए थे एटॉमिक मास के बेसिस पे। ये एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल है जो कई बार कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो सवाल देखते हैं और इस सवाल को बनाने का दो तरीका बताऊंगा मैं। एक तो लॉन्ग मेथड है जो बहुत सारे बच्चे जानते हैं और मैक्सिमम लोग इसी से सवाल बनाया करते हैं, और एक बड़ा आसान सा ट्रिक है जिसमें बिना पेन लगाए भी ऐसे सवालों का जवाब किया जा सकता है। तो आते हैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एटॉमिक मास के डेफिनेशन में 1/12 की जगह अगर 1/16 इस्तेमाल करें, यानी एटॉमिक मास के डेफिनेशन में जैसा कि बच्चों तुम्हें याद होगा डिनोमिनेटर में 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप लिखा होता है, तो उस 1/12 की जगह अगर 1/16 इस्तेमाल करें तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास में कितना चेंज आएगा, ये सवाल है। तो हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। मान लेते हैं कि किसी एटम का मास एटॉमिक मास A, तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग A इज इक्वल टू एक्सप्रेशन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। अगर हम लोग 1/12 की जगह 1/16 इस्तेमाल करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा और एटॉमिक मास भी बदलकर A डैश हो जाएगा। तो दोबारा लिखेंगे A डैश इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय में 1/16 इनटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर वाला टर्म तो सेम है, कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में C12 आइसोटोप का मास है सेम, वो भी कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे 1/12, ये ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर में 12 बन जाएगा, और ये 16 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे A by A डैश, ये बराबर हो जाएगा 12/16, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4/3 होगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से A डैश इज इक्वल टू 4/3 इंटू A हो चुका है। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि नया वाला एटॉमिक मास पुराने वाले एटॉमिक मास का 4/3 टाइम्स होगा। अगर यही सवाल किसी पर्टिकुलर एटम के लिए पूछा जाता तो इस A की जगह हम लोग उसका जनरल जो एटॉमिक मास होता है, जो पुराना एटॉमिक मास है, जब 1/12 रेफरेंस लेते हैं वो पुट करते और नया वाला हमें मिल जाता। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रिक पे। तो ट्रिक कुछ इस तरह है कि हमने 1/12 और 1/16 दो नंबर लिखे हैं। अब इस दोनों 1 को हम लोग ढक देते हैं, 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 12 और 16 दोनों में बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स सारे बच्चे बोलेंगे 16। इसका क्या मतलब है कि हम लोग 12 की जगह एक बड़ा डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं 16। तो ट्रिक है कि अगर बड़ा डिजिट इस्तेमाल करेंगे तो एटॉमिक मास हमेशा बढ़ेगा और छोटा डिजिट इस्तेमाल करेंगे तो एटॉमिक मास घटेगा। उसके बाद वो कितने टाइम्स होगा वो फाइंड करने का तरीका है कि 12-16 में जब भी जो भी बड़ा नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को हमेशा नीचे लिखेंगे। तो इस सवाल में हमने इस ट्रिक को कैसे अप्लाई किया कि हमें दिखा कि 12 की जगह 16 लिखा है, मतलब नंबर को बढ़ा दिया है, इसीलिए एटॉमिक मास बढ़ जाएगा। और कितने टाइम्स? तो 16 जो कि बड़ा नंबर है उसे न्यूमरेटर में और 12 जो कि छोटा डिजिट है उसे डिनोमिनेटर में, तो 4/3 टाइम्स।
यही सेम सवाल अगर कैल्शियम के लिए पूछा जाता तो हम लोग लिखते हैं कि न्यू एटॉमिक मास उसका हो जाएगा 4/3 टाइम्स, क्योंकि 4/3 टाइम्स बढ़ रहा है इनटू 40, तो कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, हमें मिल जाएगा 53.33। अगर सेम सवाल होता कि 1/16 की जगह 1/6 इस्तेमाल करते हैं तो फिर से ट्रिक लगाएंगे कि हमें क्या दिख रहा है 12 की जगह 6 लगा दिया, 6 छोटा है इसलिए एटॉमिक मास घट जाएगा। और कितने टाइम घटेगा हमने ट्रिक में अभी सीखा है, हमेशा बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे छोटे नंबर को नीचे, इसलिए आंसर आ जाएगा एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स।